press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे परचेज बुक पर। ये परचेज बुक क्या है या परचेज जर्नल क्या है, इससे पहले हम लोग बात कर चुके हैं सब डिवीजन ऑफ जर्नल पर। सब डिवीजन ऑफ जर्नल या सब्सिडियरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स। किसी व्यापार में कई प्रकार के बुक्स हो सकते हैं। अगर बड़ा बिजनेस हो, बड़ा व्यापार हो, तो अपने सहूलियत के लिए हम लोग कई बुक्स तैयार कर सकते हैं। तो उन तमाम बुक्स में से एक बुक ये भी है परचेज बुक। परचेज बुक का मतलब है कि जब हम लोग माल खरीदते हैं तो उसके लिए भी परचेज वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। जब हम लोग एसेट खरीदते हैं तो उसके लिए भी परचेज वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। मशीनरी खरीदते हैं तब भी परचेज वर्ड इस्तेमाल करते हैं। स्टेशनरी खरीदते हैं तब भी परचेज वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। यानी जो कुछ भी हम परचेज करते हैं तो परचेज वर्ड लगाते हैं। लेकिन जब अकाउंटेंसी की बात आएगी, बुक कीपिंग की बात आएगी, तो ये जो परचेज वर्ड है अंग्रेजी शब्द है, ये अंग्रेजी शब्द परचेज लेखा शास्त्र में यानी अकाउंटेंसी में इसका माने थोड़ा बदल जाता है। तो अकाउंटेंसी में परचेज वर्ड बड़ा संभल के लगाना हमें। जब जब अकाउंटेंसी में, बुक कीपिंग में या बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आप परचेज वर्ड इस्तेमाल करोगे, पक्का समझ जाना है कि ये वर्ड रिजर्व है किसके लिए? गुड्स के लिए। और गुड्स की चर्चा हम लोग पहले कर चुके हैं, अच्छी तरह हम समझ चुके हैं किसी व्यापार के लिए गुड्स होता क्या है। अगर गुड्स है और उसको हम परचेज करके लाते हैं, व्यापार के अंदर लेके आते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ गुड्स के लिए हम लोग परचेज वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। किस में? अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। अगर बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं लिखना है, आप डायरी लिख रहे हो, कहीं ऐसे ही नोट कर रहे हो, तो अंग्रेजी भाषा में आप परचेज लिखो, जो मर्जी सो लिखो, कोई बात नहीं है। लेकिन जब आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स लिखेंगे, चाहे कोई भी बुक्स हो, तो उसमें परचेज वर्ड रिजर्व है सिर्फ और सिर्फ गुड्स के लिए। और गुड्स हम लोग जानते हैं उसे कहते हैं जिसका व्यापार करते हैं, या ऐसे आइटम्स जिसको हम लोगों ने परचेज किया है फिर से सेल करने के लिए। सच आइटम्स परचेज फॉर द पर्पस ऑफ रीसेल इज नॉन एज गुड्स। ये गुड्स की बात हो गई। अब हम चाहते हैं कि हमारा बड़ा व्यापार है, अपने कौन कौन सा आइटम जो हमारे गुड्स हैं खरीदा है फिर से बेचने के लिए। अगर परचेज का पूरा हिसाब डिटेल अलग रखना चाहते हैं, एक परचेज रजिस्टर बनाकर उसको रखना पड़ेगा। परचेज रजिस्टर कह लें इसको, या परचेज बुक कह ले, या परचेज जर्नल कह ले, और भी इसका नाम है। इसके और भी नाम कह सकते हैं, इनवॉइस बुक भी कह सकते हैं, या परचेज डे बुक भी कहा जाता है। इसका एक ही मकसद है कि जो हमने उधार माल खरीदा है, ओनली गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट बेसिस, जो उधार लिया है, जो क्रेडिट परचेज किया है, उसका डिटेल हम रखना चाहते हैं एक अलग रजिस्टर में। पूरे खाता बही में ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल होता है, थोड़ा सा आसान नहीं होता। तो इसके लिए हमने सिर्फ परचेज को, कौन सा परचेज, जो क्रेडिट परचेज है उसका हिसाब किताब हम अलग रखे हैं, एक ऐसे रजिस्टर में रखे हैं जिसका नाम हम लोग रखेंगे परचेज डे बुक या परचेज बुक या परचेज जर्नल। बस अब इसमें क्या है, परचेज से संबंधित जो हमने गुड्स परचेज किया है उससे संबंधित जितने इंफॉर्मेशन हैं उसके रिकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पर करते हैं। तो खास बात यह है कि अगर इस फॉर्मेट में आप बनाना चाहें अपने परचेज रजिस्टर को, आप मैनुअल बनाइए या इसका प्रिंट करवा लीजिए। तो सबसे पहली बात जो होगी, इस बुक के या रजिस्टर के टॉप में हम लोग उस व्यापार का नाम लिखेंगे, अपने ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिखेंगे जिसके लिए आप परचेज रजिस्टर तैयार कर रहे हैं। और ये हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये जो बिजनेस इंटरप्राइज है, कहाँ है, उसका लोकेशन क्या है, तो एक दो लाइन में आप शॉर्ट में उसका एड्रेस भी दिखला सकते हैं। कह सकते हैं कि ये हमारा ओम ट्रेडिंग है, ओम इंटरप्राइजेज है, बबुनिया रोड सीवान, ऐसा हो सकता है। और नीचे मेन हेडिंग हमने डाल दिया है परचेज बुक या फिर परचेज जर्नल। इससे पता लग गया कि ये क्या चीज है, कौन सा रजिस्टर है।
और ये भी पता करना है कि हम इसको मंथ वाइज काम करना चाहते हैं, क्योंकि 12 महीना होते हैं साल में, तो चाहते हैं कि अप्रैल महीने के क्या कंडीशन है परचेज का, मई का क्या है, जून का क्या है, जुलाई का क्या है। अगर मंथ वाइज अपने क्रेडिट परचेज का हिसाब जानना चाहें, डिटेल जानना चाहें, तो आप कोने में आप मंथ भी डाल सकते हैं, क्योंकि हमें मंथ बेसिस पर कई रिटर्न भरने होते हैं। जैसे जीएसटी के रिटर्न भरने हैं, किसी को 1 महीने के अंत में, किसी को 3 महीने के अंत में। तो ये जो मंथली सिस्टम हमारे कुछ हिसाब किताब हैं, तो अगर हम मंथली बेसिस पर लिखते हैं तो ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो कोने में डाल सकते हैं फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल, फॉर द मंथ ऑफ मई। इस तरह से पता रहेगा किस महीने का परचेज का डिटेल आपको जानना है, फटाफट मिल जाएगा वो। तो बात करते हैं इसके कॉलम पर। एक कॉलम यहाँ बना हुआ है डेट के लिए, यानी जब भी हम लोग माल खरीदते हैं, क्रेडिट माल खरीदते हैं, तो सप्लायर हमें इनवॉइस इशू करता है, एक बिल इशू करता है जिसमें पूरे गुड्स का डिटेल लिखा होता है। वो जो इनवॉइस है या बीजक है, उसका कोई ना कोई एक नंबर होता है, डेट होता है, और सप्लायर का पूरा नाम, पता, एड्रेस होता है उस बीजक में। उस इनवॉइस में पूरा डिटेल होता है, माल और उसका नंबर, उसका डेट, सप्लायर का सब डिटेल हमें मिल जाता है। उस बिल के आधार पर या इनवॉइस के आधार पर, ये हमारा डॉक्यूमेंट है। इस माल खरीदे हैं हमने उधार किस पार्टी से, इसका डॉक्यूमेंट्री सपोर्ट क्या है, जो उसने बिल जारी किया है हमारे सप्लायर ने, उसको नॉर्मली हम लोग इनवॉइस कहते हैं, और इसीलिए इनवॉइस बेसिस पर इसमें एंट्री करते हैं। शायद यही वजह है कि हम लोग इसको इनवॉइस बुक भी कहते हैं। तो इनवॉइस एक डॉक्यूमेंट्री सपोर्ट है हमारे परचेज का। तो ये जो डेट है, इस डेट कॉलम में उस इनवॉइस पर जो डेट पड़े हैं उसको लिखते हैं। फॉर एग्जांपल हम मान लीजिए 2019 से हमने 1/4 को माल खरीदा है, और ये जो कॉलम लिखा है पर्टिकुलर्स का, इसमें लिखा है सप्लायर्स ने, यानी वो कौन सी पार्टी है, कौन से ऑर्गेनाइजेशन है जिससे हमने उधार माल खरीदा है, परचेस किया है, उसका नाम यहाँ पर डाल देंगे। फॉर एग्जांपल मेसर्स रहमान ट्रेडर्स, आप चाहें तो नीचे एक लाइन में उसका एड्रेस भी कोड कर सकते हैं, दिखला सकते हैं। अब हमने कौन सा माल खरीदा है, अगर आप चाहें तो माल का आप यहाँ डिटेल नीचे दे सकते हैं, पार्टी के नीचे, कि कौन सा माल है, कितने पीस है या कितने क्वांटिटी में है, और क्या उसका रेट है। ये बस हल्का सा हिंट किया गया है आपको एग्जांपल देकर। तो जो बिल में डिटेल लिखा है माल का, वहाँ से हम लोग पिकअप कर सकते हैं, वहाँ से कॉपी कर सकते हैं और यहाँ लिख सकते हैं। हो सकता है कि 1, 2, 3, 4 कई प्रकार के हमारे माल हो सकते हैं उस बिल में। तो जितना आप डिटेल देना चाहें तो डिटेल दीजिए। अगर डिटेल देना नहीं चाहेंगे तो पार्टी का नाम तो लिखना ही लिखना है, क्योंकि ये पार्टी हमारे लिए क्रेडिटर है, इसको हमें देना है, फ्यूचर में चुकाना है, तो हमें चाहिए। तो आप भले ही माल के यहाँ डिटेल न लिखें, अगर जरूरत नहीं है तो। अगर जरूरत है तो आप लिखिए, जरूरत है तो लिखिए, ना लिखिए कोई बात नहीं है, सब कुछ चलेगा इसमें। चलिए हमने मान लिया कि हमें थोड़ी बहुत जरूरत है, हमने यहाँ पर लिख दिया। तो ये जो इनवॉइस कॉलम बना हुआ है, इनवॉइस कॉलम का मतलब जो माल हमने खरीदा है उसके अगेंस्ट में जो बिल मिला है, जो इनवॉइस मिला, कोई न कोई नंबर उसका होगा, वो नंबर हम यहाँ पर डाल देते हैं। और पार्टी का नाम तो हो ही गया, आइटम का नाम हो गया, उसके क्वांटिटी हो गया, उसके रेट हो गए, इस प्रकार ये डिटेल हो गया। और उस बिल में या इनवॉइस में जो गुड्स का वैल्यू है, जो माल का वैल्यू वो लिखा हुआ है, और उस माल का वैल्यू आ गया इस हिसाब से 18,000 मान लिया जाए, तो ये गुड्स का वैल्यू है 18,000। लेकिन कई बार हमें छूट मिलती है, जो सप्लायर हमें ट्रेड डिस्काउंट भी अलाउ करता है, हो सकता है कि नहीं भी करे। अगर ट्रेड डिस्काउंट लागू है तो उस बिल में लिखा होगा, हम लोग बिल हाथ में लेते हैं और देखते हैं कि नीचे उसने ट्रेड डिस्काउंट नाम करे कुछ माइनस किया है, तो हम भी यहाँ से माइनस करेंगे, लेस ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट ऑफ 10%। ये रेट कुछ भी हो सकता है, डिपेंड करता है आप सप्लायर ने क्या लिखा है। तो बिल में सब लिखा होगा, हमारे इनवॉइस में ये बात लिखी गई होगी, कोई टेंशन नहीं लेना। वहां से देखेंगे अगर 10% है तो ये जो गुड्स का वैल्यू बन रहा है इसका 10% निकालना, तो मान लिया 1800 रुपया आ गया। और जैसे इस गुड्स के ग्रॉस वैल्यू में से इस ट्रेड डिस्काउंट के अमाउंट का हमने माइनस किया तो बैलेंस बच गया 16,200। यही
यही हमारा जो है गुड्स का नेट वैल्यू है, ये गुड्स का नेट वैल्यू है। और इस नेट वैल्यू पर अगर कोई टैक्स लगना है तो इसी नेट पर निकलेगा, इसको हम लोग टैक्सेबल वैल्यू भी कहते हैं गुड्स का। ये जो 18,000 है, दिस इज द टैक्सेबल वैल्यू ऑफ द गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट। अब इस पर अगर जीएसटी लगता है, ये घटाने के बाद जो आया हमारा कितना, ये 16,200, सॉरी ये हमारा नेट वैल्यू है, तो ये 16,200 हमारे नेट वैल्यू है। इस पर कोई टैक्स लगने वाला होगा तो लगेगा। आजकल नॉर्मली इंडिया में जीएसटी चल रहा, तो जीएसटी तो लगेगा लगेगा अगर ये टैक्सेबल आइटम है। चलिए मान लेते हैं कि इस पर जीएसटी लागू है। अब जीएसटी लागू है तो उसका भी अलग अलग रेट है, 12% वाले हैं, 5% वाले हैं, 18% वाले हैं, 28 वाले भी है और 0% वाले भी हैं। तो नॉर्मली ये रेट है, हो सकता है चलिए मान लेते हैं कि 12% वाला जीएसटी लागू है इस गुड्स पर। तो जैसे ही 12% वाला लागू है तो सप्लायर ने हमें जो बिल काटा है, जो इनवॉइस जारी किया, उसने खुद लिख दिया है बिल में कि कितने परसेंट वाले जीएसटी हैं और उसमें कौन सा वो इंटर स्टेट है या इंट्रा स्टेट है। चलो मान लेते हैं कि ये जो हमारा जो परचेज हमने किया है विद इन स्टेट परचेज किया है, यानी इंट्रा स्टेट हमारे परचेज है। वैसे हालत में CGST और SGST की बात आएगी तो हमें टेंशन नहीं लेना है। सप्लायर ने खुद बिल में लिख दिया कि कौन सा जीएसटी लग रहा और कितना परसेंट लग रहा, तो यहाँ पर ऐड करेगा सप्लायर अपने बिल में, इनवॉइस में ऐड कर दिया है CGST एट द रेट ऑफ 6%, SGST एट द रेट ऑफ 6%। ये बिल में सप्लायर ने खुद ऐड कर दिया फिगर निकाल कर। तो 16,200 ये जो नेट फिगर है आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट, उसका निकाल लिया 6%, दोनों इक्वल होते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट का टैक्स है और ये स्टेट गवर्नमेंट का टैक्स है, दोनों इक्वल होते हैं। अगर विद इन स्टेट हमने लेन देन किया है, सौदा किया है, तो ये जोड़ने के बाद आगे फिगर हमारे टैक्स लेकर 18,144 ये आ गया। अगर इसके बाद कोई अन्य खर्चे हैं, कोई और एक्सपेंस है, सप्लायर कोई और एक्सपेंस करता है, चार्ज करता है, तो उसको भी ऐड करेगा। अगर करता है चार्ज तो उसको भी ऐड कर सकता है। इसमें मान लिया ऐड किया है खर्चा, कार्टेज जोड़ दिया उसने 1856 रुपया, और भी जोड़ा है फ्रेट। ये फ्रेट में अगर इसे मान लेते हैं, इसको पैकिंग चार्जेज है, हम इसको पैकिंग मान लेते हैं, इसको पैकिंग हम लोग मान सकते हैं थोड़ी देर के लिए। तो कार्टेज भी है हमारा और पैकिंग चार्ज भी है, पैकिंग मान लीजिए और पैकिंग चार्ज भी है। और ये सप्लायर जो है हम ही से वसूलता है, हम बिजनेसमैन है, हम ही से वसूल रहा हमारा सप्लायर। तो दो चार्जेज हैं, ऐड कर दिया 1856 और पैकिंग चार्ज भी ऐड कर दिया 2000। इस तरह से टोटल बन गया हमारे 22,000। ये 22,000 का पूरा डिटेल फिगर हमको इनवॉइस में मिलेगा, जो इनवॉइस माल के साथ हमारे पास आया है। इसलिए एक कॉलम लिखा गया यहाँ पर डिटेल का। ये डिटेल का कॉलम है, पूरे हमने पर्टिकुलर ले लिया है उस इनवॉइस से। और इस प्रकार एक बिल की, एक पार्टी की पूरी कहानी यहाँ पर खत्म होती है। ये हो गया डिटेल का, लास्ट फिगर आ गया 22,000। अब इसको हम कॉलमनर फॉर्म में अलग अलग करते हैं। इसकी वजह है जो हमने जीएसटी चुकाया है उसको हम लिख सकते हैं जीएसटी पेड। माल खरीदा है तो चुकाना ही चुकाना है, इसलिए जीएसटी पेड। अब जीएसटी के 3 प्रकार हैं, एक तो वही CGST है सेंट्रल गवर्नमेंट का, और एक SGST है स्टेट गवर्नमेंट का जो जाएगा, और एक IGST है जब हम इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन करते हैं तब की बात आती है। तो चलिए हमने माना था कि ये हमारे इंट्रा स्टेट है, विद इन स्टेट है, इसलिए इसमें IGST की बात नहीं होगी। उसने बिल में दोनों GST जोड़ रखा है, CGST और SGST, तो अलग कर रखा है। यहाँ पर तो डिटेल है सबका, अब फिर अलग अलग कॉलम में। तो यहाँ हमने लिख दिया क्या है, ये 972 रुपया CGST है और सेम वही फिगर होगा SGST का होगा, हमने पेड किया है। और ऐसे केस में IGST लागू नहीं है, उसने खुद बिल में वो नहीं लिखा होगा क्योंकि विद इन स्टेट ये लेन देन हो रहा।
और फिर जो उसने अलग खर्चे जो ऐड कर रखा है, जो हमारे एक्सपेंस है, वो कार्टेज के नाम पर ऐड किया था 1856 इसमें है, उसको भी अलग कॉलम में दिखला दिया। सिमिलरली उसने पैकिंग या फॉरवर्डिंग के नाम पर 2000 ऐड किया था, उसको भी अलग कॉलम में दिखला दिया। फिर इसका टोटल किया तो आउटर कॉलम में टोटल अमाउंट आ गया 22। इस प्रकार हमें ये कॉलम डिटेल बतलाता है, ये कॉलम परचेज बताता है। परचेज का मतलब मैंने पहले बताया था कि परचेज वर्ड इज ए रिजर्व वर्ड एंड यूज्ड ओनली एंड ओनली फॉर गुड्स। तो जो हमने माल खरीदा है, जो गुड्स खरीदा है, उसका सिर्फ यही कॉस्ट है 16,200, सिर्फ ये गुड्स के लिए है, और गुड्स के लिए ही परचेज वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है। इस गुड्स में दूसरे अन्य आइटम अगर ऐड किया गया है तो उसके लिए अलग से कॉलम बना हुआ है, क्योंकि इसको हमें एडजस्टमेंट करना पड़ता है फ्यूचर में, इसलिए अलग रखना पड़ता है, अलग रखना पड़ता है। अब ये जो हमें कार्टेज है लेना है पार्टी से, मतलब पार्टी को चुकाना है, सप्लायर वसूल करेगा इस चीज को। यह पैकिंग का खर्चा भी सप्लायर वसूल करेगा, इसलिए अलग कॉलम में रखा है सप्लायर ने, यानी हमें पे करना पड़ेगा ये सबको। और सब जुड़ने के बाद ये आउटर कॉलम में आ गया। इस प्रकार डिटेल हो गया। एक और एग्जांपल इसमें लिया गया, एक और बिल की बात हुई है। इस प्रकार एक बिल हो सकता है, 2 बिल, 4 बिल, 10 बिल, जितने आप एक महीना में किए हो परचेज, उन सारे बिल के हिसाब से इसमें ऐड कर सकते हैं। हो सकता है कि अप्रैल महीने में हमारे पास 10 बिल आ गए, तो अब यहाँ पर देखना 10 बिल को इसमें लिखना थोड़ा पॉसिबल नहीं है, तो 10 बिल के लिए हम कई पेज ले सकते हैं। उसमें 1 पेज में जाएगा, 2 पेज में जाएगा, 4 पेज में जाएगा। तो जहां पर ये मंथ एंड होगा, कहीं तो होगा। फिलहाल इसमें एग्जाम्पल के हिसाब से 2 बिल दिखलाए गए हैं, 2 इनवॉइस का काम किया गया। इसी तरह 2 इनवॉइस के अलावा अगर 4 इनवॉइस हो जाए, उनका भी काम किया जाएगा। तो एक और दिखलाया गया इनवॉइस का 28/4 में एक और परचेज है यहाँ पर। तो ओम इलेक्ट्रिक से लिया गया, पार्टी का नाम है, आप एक लाइन नीचे उसका एड्रेस इंडिकेट कर सकते हैं। बिल नंबर है उसका डाल दिया गया है 480 नंबर। जो आपको इनवॉइस मिलेगा रियल लाइफ में, उसका कोई ना कोई बिल नंबर होगा, उस बिल नंबर को डाल देंगे। यहाँ पर जो आइटम लिया गया है 100 पीस सूर्या टिप्स एट द रेट ऑफ 300 इच, तो इससे मल्टीप्लाई कर ले, ये पीस मालूम हो गया, क्वांटिटी, आइटम क्या है पता चल गया, रेट क्या भी पता चल गया। इसको मल्टीप्लाई कर दिए तो टोटल अमाउंट आ गया 30,000। अब इसमें ऐड हो गया IGST। IGST का मतलब है कि लगता है कि इंटर स्टेट हमने परचेस किया है, इंटर स्टेट अब 12% इस पर टैक्स है, तो सीधे ऐड कर दिया 3600 आ गया, और ये ऐड करने के बाद आ गया 33,600। और उसमें एक खर्चा ऐड है, पैकिंग चार्जेस ऐड है 1400 रुपया, और कुछ भी ऐड नहीं है। अब सीधे फिगर बन गया टोटल 35,000, 35,000। तो जब ये बन गया, अब इसको अलग अलग हम कर रहे हैं चीज को कि इस 35,000 में नेट हमारा परचेज कितना है, तो 30,000। ये गुड्स का ओरिजिनल वैल्यू है या कॉस्ट है। इसमें और क्या ऐड था, CSG ऐड नहीं था, डैश मार दिया। इसमें SGST भी ऐड नहीं था, उसको भी खाली छोड़ दिया कॉलम को। इसमें IGST ऐड था 3600, उसके कॉलम में दिखला दिया। इसमें कार्टेज ऐड था, नहीं है कार्टेज, इसको छोड़ दिया ब्लैंक। इसमें पैकिंग चार्जेस ऐड था कितना, 1400, उसको कॉलम में अलग दिखा दिया। इस प्रकार फिर जब ऐसे हॉरिजॉन्टल ऐड करते हैं तो फिर वही फिगर आएगा 35,000 आ जाएगा। तो 2 बिल का काम किया गया है। आप इसी प्रकार इसी तर्ज पर तीसरा बिल, चौथा बिल, 5वां बिल, जहां मंथ एंड करेगा, कहीं तो एंड करेगा, जितने बिल चढ़ाने हैं चढ़ाइए, जहां एंड करेगा वहां पर टोटलिंग मारेंगे, हर कॉलम का टोटल हम लोग करेंगे। इससे पता लग जाएगा कि टोटल हमारे परचेज कितना रहे, इस महीने का मंथ लिखा हुआ है, और इस महीने के टोटल हमारा CGST कितने आए, टोटल SGST कितने आए, अगर IGST है वो कितना टोटल आ गए एक महीना में, क्योंकि इनका मंथली हिसाब करना है। इसी प्रकार टोटल कार्टेज हमारे कितने आ गए, इसी प्रकार पैकिंग और फॉरवर्डिंग हमारे एक महीने का टोटल कितने आ गए, ये आइटम्स अलग अलग पता लग गए। और फिर सबको जोड़ा
ये लास्ट कॉलम जो है ये टोटल एक महीने का परचेज बन जाता है। तो एक महीने का टोटल परचेज ये हो गया। अब जितने बिल आए हो कोई बात नहीं, बस एग्जाम्पल लिया गया, 2 बिल का हिसाब किया गया। इस प्रकार हम देख सकते हैं, अचानक बहुत इजी तरीके से देख सकते हैं कि जब भी आप देखो अप्रैल का भाई कितना परचेज है, फौरन कोई बता देगा 46,200। अप्रैल का हमारा जीएसटी पेड कितना है बता सकते हैं, जीएसटी पेड CGST 972 और अभी 972 है, और IGST हमारा अप्रैल कितना है 3600 है। तो बिल्कुल ये देख कर बता सकते हैं। अगर हम पूछना चाहते हैं कि हमारा अप्रैल महीना का पैकिंग एक्सपेंस कितना है, भाई दिखाई पड़ेगा यहाँ पर 3400 रुपया। हम जानना चाहते हैं कि अप्रैल महीने में हमारे कार्टेज कितना है माल खरीदने में, तो 1856 बता सकते हैं। ये चाहे जितना पेज में गया हो, जितना पेज में गया हो, लास्ट टोटल देखकर हम मंथली फिगर आराम से देख सकते हैं, बता सकते हैं। और बिल वाइज लेकर के चेक भी कर सकते हैं, चेक करना भी आसान है। ये तो है चेक करना, पूरा हमारे परचेज के डिटेल की बात है, कॉलम हमने दिखा दिया। यहाँ जीएसटी पेड है, ध्यान रखना परचेज करते समय जो हम लोग जीएसटी चुकाते हैं उसके लिए जीएसटी पेड लिखा जाता है, हमने चुका दिया। अंत में जब महीना एंड करेगा वहां पर एक लाइन आपको लिखनी होती है, परचेजेज अकाउंट डी है। इसका मतलब है कि मंथ एंडिंग में हम परचेज अकाउंट खोलते हैं, अकाउंट जिसको लेजर कहते हैं। ये लेजर नहीं है, ध्यान रखना, ये परचेज का रजिस्टर है, डिटेल है, जर्नल एक तरह से। तो लेजर जहां हम खोलेंगे लेजर बुक में होगा, तो लेजर के जिस पेज पर आप इसको भेजोगे वहां पर नंबरिंग पड़ेगा, लेजर फोलियो लिखा होगा। ये पार्टियां भी लेजर में गई होंगी, तो लेजर के जिस पेज पर ये पार्टी को पोस्टिंग किया होगा यहाँ पर नंबर आ जाएगा। लेजर के जिस पेज पर पार्टी का आपने पोस्टिंग करी है वो पेज नंबर यहाँ पर आ जाएगा। लेजर के जिस पेज पर आपने परचेज अकाउंट खोला होगा उसका पेज यहाँ पर डाल दोगे, और उसके पेज पर ये परचेज लिखना है, कौन सा, सिर्फ ये फिगर लिखना है पोस्टिंग में, क्योंकि हमारा यही इस महीने का परचेज है। कई लोग सन्ड्रीज करते हैं, सन्ड्रीज अकाउंट लिख देते हैं इसमें, और ये जितने अलग अलग हैं, ये लेजर इस नाम से खुला होगा, इस नाम से खुला होगा, IGST के नाम से खुला होगा, और वो लेजर संबंधित लेजर में मंथली टोटल ट्रांसफर हो जाएगा या पोस्टिंग हो जाएगी। उसी प्रकार लेजर में कार्टेज का भी हम लोग अकाउंट खोल लेते हैं, वो पोस्टिंग हो जाएगा। उसी प्रकार लेजर में हमने पैकिंग फॉरवर्डिंग भी खोल रखा होगा, इसलिए हो जाएगा, और वो सब जाकर क्या हो जाएंगे, डेबिट हो जाएंगे, यानी परचेज भी हमारा डेबिट होगा। ये टोटल जितने कॉलम में आइटम आए हैं सब के सब डेबिट होंगे। लेकिन ये जो लास्ट फिगर है, ये जो 55, ये जो 57,000 है टोटल लेकर, यही फिगर हमारे पूरे महीने का क्या बन जाएगा, लायबिलिटी है। और ये पार्टियों की जब बात उठेगी तो सारे पार्टियों को हम लोग लेजर में क्रेडिट करते हैं, क्योंकि ये क्रेडिटर हैं। तो जितने फिगर से, मान लो कि पहली पार्टी है रहमान ट्रेडर्स, जब इसको हम लोग क्रेडिट करेंगे लेजर में तो कौन सा फिगर आएगा, इनके साथ टोटल ये फिगर आएगा 22,000 का। टोटल फिगर के लिए हमारे लिए वो क्रेडिटर है। सिमिलरली जब ये पार्टी है ओम इलेक्ट्रिक्स, जब इसको लेजर में क्रेडिट करेंगे तो टोटल फिगर उसके नाम से क्रेडिट करेंगे, क्योंकि हम टोटल फिगर उन्हें चुकाने हैं हमें भविष्य में या फ्यूचर में। तो इस प्रकार आप समझ गए, हर महीना का आप लिख सकते हैं, परचेज का इंफॉर्मेशन डिटेल यहाँ पर मिल जाएगा। मंथली रिटर्न जाना है जीएसटी का, बड़े आराम से मंथली हम हिसाब कर सकते हैं कितना हमने जीएसटी पेड कर दिया, एक साथ हो गया। अब जब हम लोग सेल की बात करेंगे नेक्स्ट टाइम में, तो सेल पर कितना हमने जीएसटी कलेक्ट किया है, 1 महीना पर करो या 3-3 महीना पर करो, उस तरह से 1 महीना का या क्वार्टरली हम लोग कंपेरिजन करेंगे। एक तरफ जीएसटी पेड रहेगा अमाउंट और एक तरफ जीएसटी कलेक्टेड रहेगा, फिर उनका आपस में एडजस्टमेंट करने की बात आती है। तो मुझे उम्मीद है कि आप इस बात को समझ चुके होंगे अच्छी तरह से, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। आप एक रजिस्टर बना सकते हैं। अगर आप व्यापारी वर्ग हैं तो आपको भी सूट करता है, बहुत कुछ समझ सकते हैं। स्टूडेंट हैं तो आपको पढ़ना है, सिलेबस में क्वेश्चन आते रहते हैं, इसको आप बना सकते हैं। और इस तरह हम परचेज के बारे में पूरी बात बता चुके हैं। अच्छा लगा होगा। धन्यवाद, थैंक यू।